जो है हम लेके आए, मतलब एक क्विक रिवीजन वीडियो लेके आए हैं किसका, मॉडर्न कह सकते हो चैप्टर 1 क्लास 10th आईसीएसई का पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो उसमें आपको पहले तो पूरा पीरियोडिक टेबल तो करना नहीं है, पहले आपको जो 20 एलिमेंट है वो उसको उसके अरेंजमेंट आपको पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही कराने वाला हूँ। तो उसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद ठीक है फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है, ठीक है। ये ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वर्टिकल रोज को हम ग्रुप बोलते हैं। टोटल जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पे ग्रुप 18 होते हैं। मतलब हमारे पास वर्टिकल जो रोज बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 18 होती है, और वो एटॉमिक नंबर बेस पे बना हुआ है। तो ये ग्रुप 1 है हमारा, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1। उसका जो ग्रुप 2 होता है वो आपका, वो कहां से शुरू होता है, वो आपके लिथियम के बिल्कुल पैरेलल शुरू होता है, यानी कि बेरिलियम से। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तक, मतलब 20 तक ही लिखना है। ग्रुप 1 आपको पूरा आना चाहिए। ग्रुप 2 में ये 3 एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट 20 में ये 3 आते हैं। उसके बाद जो बीच में ये ग्रुप 2 हो गया, 3 से 12 तक का ग्रुप हमें याद नहीं करना होता है, ठीक है। 3 to 12 जो है वो हम स्किप कर देते हैं, सीधा हम चले जाते हैं ग्रुप नंबर 13 पे चले जाते हैं। ग्रुप नंबर 13 पे चले जाएंगे, ठीक है। 13 पे कौन सा होता है, ये सेम यहाँ पे बेरिलियम के बाद आता है बोरोन आता है, बोरोन, ठीक है, ठीक है। बोरोन करना है आपको। बोरोन के बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपने, एल्यूमिनियम वाला पार्ट याद करना है। 14 ग्रुप में भी 2 ही एलिमेंट याद करने हैं आपको, कौन से, कार्बन एंड, कार्बन के बाद कौन सा आता है यहाँ पे, सिलिकॉन आता है। 15 ग्रुप में भी 2 एलिमेंट याद करने हैं, कार्बन के बाद 15, 16, 17 और लास्ट में हमारे पास 18 रहेगा। तो 18 ग्रुप में हाइड्रोजन और हीलियम के बराबर होता है यहाँ पे 18 ग्रुप, ठीक है। यहाँ मैं लेता हूँ 18 ग्रुप में हीलियम रहता है इस तरह से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, उसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है यहाँ पे नियोन, हीलियम ऊपर रहता है थोड़ा सा। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, हीलियम, नियोन और क्या होता है यहाँ पे आर्गन रहता है, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको हेलोजन्स पूरे पता होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। नोबल गैसेस आपको पूरी पता होनी चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और लास्ट में ऑर्गेनासिन है ये। तो ये हमारे पास पूरे जो पीरियोडिक टेबल है, जो 20 मतलब कह सकते हो मेन तो 20 एलिमेंट्स तक है। बाकी जो ग्रुप 1 पूरा आना चाहिए और ग्रुप 18 पूरा आना चाहिए, और 17 ग्रुप में भी आपको आयोडीन तक के नंबरिंग आपको आना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पता होनी चाहिए जैसे मैंने लिख दिया। आप चाहे एग्जाम होने से पहले कहीं पर रफनेस को बना सकते हो। अब इसको क्या है कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये आपके क्या होते हैं, ये पीरियड्स होते हैं, ये पीरियड्स होते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड्स है यहाँ पे, ठीक है, कितने टोटल पीरियड्स होते हैं, ये पहला पीरियड होता है फर्स्ट पीरियड, जैसे फर्स्ट पीरियड, देन सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पीरियड्स पता है तो ग्रुप 18 होते हैं, और टोटल जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं इसके अंदर, वो होते हैं आपके पास 7 होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। मतलब पीरियड 7 होंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रो 7 होती है, और इस तरह से इसकी जो है वो प्लेसमेंट्स होती हैं। अगर आपको प्लेसमेंट्स पता है, एग्जैक्ट टेबल आपको पता है, तो आप ऑलमोस्ट जो है 99% सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब इनकी जो अरेंजमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होती है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। पोटाशियम 19 होता है और कैल्शियम 20। इसके अलावा आपको किसी का एटॉमिक नंबर नहीं पता, 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रुप बता दिए वर्टिकल रोज, और मैंने हॉरिजॉन्टल रोज बता दी पीरियड्स। तो आपको ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं। जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्रुप में अगर आएगा तो आपने देखना डाउन द ग्रुप आपको आंसर देने होते हैं, और जब पीरियड में क्वेश्चन होता है तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज में आपको आंसर देने होते हैं अलोंग द, इसको अलोंग द पीरियड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ हम बोलते होते हैं। लेफ्ट से राइट भी पूछता होता है, तो लेफ्ट से राइट का मतलब भी पीरियड में पूछ रहा है, ठीक है। अलोंग द पीरियड तो मतलब है कि हॉरिजॉन्टल रोज में वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और डाउन द ग्रुप ऐसे होगा। अब यहाँ पे चीजें क्या पता लग रही है आपको, ग्रुप क्या बताता है और पीरियड क्या बताता है वो पता होना चाहिए। तो ग्रुप अगर आपको पता है, ग्रुप क्या बताता है आपको, ग्रुप क्या बताएगा आपको किसी भी चीज का, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, और 3 से 12 हमने करना नहीं, सीधा 13। तो ग्रुप आपको कैसे मतलब हमने लोकेट किया है, तो ग्रुप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, ठीक है। 14 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कि 1 से 8 तक के बीच की रेंज है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आप सीधा सीधा क्या बता सकते हो कि कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। जैसे सोडियम की एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे सोडियम क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 281 होगी, तो इसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ग्रुप 1 होगा इसकी लोकेशन। इसी तरह मान लो मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका लिखूंगा 287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आपको पता हो तो कैसे लिखते हैं, इसमें क्या होता है KLMN, ये शेल्स होते हैं 1 2 3 4 4 तक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बोला 4 शेल तक की बात करने। के शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम ही आता है, तो 2 से ऊपर है नहीं पोटेशियम, सॉरी आप के शेल में। एल शेल में आप देखो 2 + 6 + 2 कितने 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, और एम में भी आपको 8 ही फिल करने, तो यहाँ पे आपको 8 ही दिख रहे हैं, थर्ड पीरियड में भी 2 ये है और ये 6 है, 6 + 2 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिल करना है। मिनिमम जो है के में दो फिल करने हैं, उसके बाद मैक्स जो है वो आपको 8 फिल करने हैं, ठीक है। 8 फिल हो गए, 8 + 2 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगर आपके पास 11th इलेक्ट्रॉन है तब आपको एम शेल की जरूरत पड़ती है, थर्ड शेल की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड शेल देखो सोडियम 11 से शुरू हो रहा है, अगर 10 है तो आप कहां तक रह जाओगे, नियोन तक रह जाओगे, और वो आपको थर्ड शेल तक कितनी लिमिट है 18 इलेक्ट्रॉन्स तक की। जैसे ही 19 आएगा यानी कि पोटाशियम आ जाएगा, फिर आप एन में पुट कर दोगे, फोर्थ शेल चाहिए, तो तभी पोटाशियम क्या फोर्थ शेल में। ऐसे ही कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या 2 8 2 18 + 2 20 हो जाएगा। तो आपको मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी आती ही होगी, वैसे तो सबको ही आती है। तो मैं बता सकता हूं कि जैसे यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन से ग्रुप में होगा 2 होगा, इस तरह से पता लग जाता, ठीक है। 20 एटॉमिक नंबर बन रहा है इसका, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये बता सकता हूँ ये कैल्शियम है। अब हो गए तो ग्रुप में, ग्रुप कैसे पता लगता है, बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता तो ग्रुप बता सकते हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि रैंडमली कुछ एलिमेंट्स दे देगा, जैसे बोले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ भी रैंडमली बोलेगा, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने को कह सकता है कि अरेंज द ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि इधर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ग्रुप में जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इसमें सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रिस्पेक्टिव में सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। तो इधर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ जी फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, और आर्गन में कितने हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेबल होते हैं। रहेगी बात, आप पीरियड अगर पता करना है कि आपका थर्ड पीरियड में है, सेकंड पीरियड में या फोर्थ पीरियड में, किस पीरियड में आपका एलिमेंट है, तो आपको बस शेल्स काउंट कर लेने कितने शेल्स में। जैसे यहाँ पे के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, टोटल 4 शेल हो गए, यानी कि फोर्थ पीरियड में। तो मुझे शेल्स अगर पता करने हैं तो पीरियड मुझे क्या बताता है, शेल्स बताता है, ठीक है। तो शेल्स अगर मुझे पता है कि KLMN कितने हैं, तो वो मुझे पीरियड नंबर बता देगा कितने पीरियड्स है। तो आपको 4 पीरियड से ऊपर कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर देखें तो इसमें कितने पीरियड्स आ रहे हैं, देखो फ्लोरीन कौन से पीरियड में आता है। तो फ्लोरीन देखो बच्चे कई बार क्या होता है कि सीधा फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पीरियड में नहीं आएगा, फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन और हीलियम आता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, एंड कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ठीक है। ऑक्सीजन भी सेकंड में है, सल्फर थर्ड शेल में, नाइट्रोजन भी सेकंड में है। मतलब ये आपका मैं कह सकता हूँ एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 सबके पास 2 शेल्स होते हैं, क्योंकि 10 तक आपके पास 2 ही शेल्स है, 8 + 2 10। जैसे 11 से लेके 18 तक की जो गिनती है उसको क्या बोलते हैं, 3 नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है। और उसके बाद जब 18 से ज्यादा हो जाएंगे, 19 20 हो जाएंगे, तो कितने शेल्स हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ शेल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। अब जो पहला ग्रुप है इसको हम बोलते हैं, इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और आपको कौन सा पता होना चाहिए, एक आपको 70 ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आता है, और लास्ट है नोबल गैसेस, जीरो गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं ग्रुप 18 को। ये होगा इसके नाम, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज का। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे लिख दिए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे और भी बार बार ये जो है चीजें आपको बार बार रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। बार बार मैं समझाता जाऊंगा। तो ये वाली चीजें मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल की जरूरत तो पढ़नी वाली है, बार बार मैं रब कर दूंगा इसे, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस चीज को, पर आपको ये पूरा आपको जो है बोर्ड क्वेश्चन भी हेल्प करेगा, सारे के सारे आप क्वेश्चन कर दोगे इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करूंगा। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, तो एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज होगा, सीधी सी बात है। अब किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स होंगे, और उसके साथ क्या होता है, के शेल, एल शेल और एम शेल ऐसे होते हैं। तो जो के शेल बनाया, एल शेल बनाया, एम शेल बनाया, ऐसे ही एन शेल बना सकते हो। ये एटॉमिक साइज होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वो एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस हो गया, वही आपका एटॉमिक साइज भी आ जाता है। अब कब एटम बड़ा होगा, कब एटम स्मॉल होगा, वो आपको देखना है। तो किसी भी डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रुप में, तो एटम का साइज कैसे बढ़ता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, सीधी सी बात है।
अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके पास एक ही शेल है। अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, तो 1 शेल है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास कितने हैं, 2 से लेकर 10 तक है, ठीक है, तो कितने शेल्स है आपके पास, 2 शेल्स हैं, 3 से बोलूंगा मैं। उसके बाद 11 से लेकर 18 है तो कितने शेल्स है आपके पास, 3 शेल्स हैं। अब 18 से ऊपर चल जाओगे तो कितने हो जाएंगे, 4 शेल, ठीक है, 2 8 18, उसके बाद 4 शेल। तो यानी कि आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइज जो है वो एटम का बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखो हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 शेल्स है, सोडियम में 3 शेल्स है, पोटेशियम में 4। ये तो साफ साफ दिख रहा है कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है इस ग्रुप में, अगर मैं बोलूंगा तो फ्रांसियम होता है। अगर ऑप्शन में कहीं फ्रांसियम लिखा तो आप फ्रांसियम को टिक कर दो, वैसे तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। तो अगर ग्रुप 1 में अगर किसी का नाम लूंगा तो वो सीजियम लूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप फ्रांसियम भी लिख सकते हो, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई आंसर इज गोस टू सीजियम। उसके बाद अगर कोई रैंडमली पूछता है जी हाँ जी सोडियम लिथियम ऐसे कुछ दे दिया आपने, तो आपने बस अरेंज कर देना उसको अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा, किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्वेश्चन पूछता है एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कैसे करता है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करता है। इंक्रीज कहां करेगा, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज करता है, इसका रीजन आपने बताना है कि डाउन द ग्रुप आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, आप सीधा सीधा शेल इंक्रीज कर रहे हो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो इस तरह से उसका साइज बढ़ता है। अगर मैं बोलूंगा सोडियम और पोटेशियम बड़ा कौन है, तो पोटेशियम में 4 शेल दिख रहे हैं, सोडियम में कितने शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होते हैं। ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 281, और पोटेशियम का क्या होता है, 2881 होता है। तो इसके पास 4 शेल्स है, इसके पास कितने शेल्स है, 3 शेल्स है, तो 4 शेल वाला बड़ा होगा। इसी तरह से अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन का लिखूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 27 है, और क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, उसका क्या होगा 287 है। तो उसके बाद 2 शेल्स है, इसके बाद 3 शेल्स है, तो ये बड़ा होगा। तो इसी तरह से सबसे बड़ा हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो आयोडीन होगा। सबसे छोटा हाइड्रोजन कौन सा है, फ्लोरीन है। इसमें से सबसे बड़े जो हाइड्रोजन नोबल गैसेज है वो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इस तरह से साइज का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कभी भी नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हमेशा साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो जैसे मैं ग्रुप में पूछ लिया, हो सकता है वो रैंडमली आपको अलग अलग ग्रुप में भी पूछ ले। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में बड़ा साइज किसका होगा, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम का होगा। मैग्नीशियम में 3 शेल्स है और लिथियम में कितने शेल्स है, 2 शेल्स है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता भाई कार्बन का बता दो जी, हाँ जी हाँ, कार्बन, सल्फर और ब्रोमीन का बता दो, तो कार्बन छोटा है 2 शेल्स, सल्फर 3 शेल्स, और ब्रोमीन कितने शेल्स है, 4 शेल्स है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर देना है। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट लोकेशन पता तो आप जल्दी से जल्दी आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज दूसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें चेक करो शेल्स अगर ज्यादा ज्यादा बनते जा रहे हैं तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हमेशा सेल्स हमारा बढ़ेगा बढ़ेगा, चाहे आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में देख लेंगे या रैंडमली डिफरेंट ग्रुप में ले लेंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट मूव पे चले जाएंगे, नेक्स्ट पीरियड पे चले जाएंगे, तो वो शेल बढ़ा देगा और साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा साइज सबसे मैंने जैसे बताया कि आपने सीजीएम ही लिखना है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है फ्रांसियम, ठीक है। सबसे बड़ा हाइड्रोजन जो है आपने वो आयोडीन का दे देना है, इस तरह से। अब ये मैंने डाउन द ग्रुप तो बात कर ली, अब बात करते हैं हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, ठीक है। अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड को और क्या बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लॉज में हम बोलते हैं इसको लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो है बहुत ही जरूरी है आपको समझना। और एक चीज आपको समझ लेनी है कि अगर कोई चीज डाउन द ग्रुप, जैसे मैंने बोला साइज बढ़ता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ता है ग्रुप में, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज करता है, ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है। तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में हमेशा चीज आपने ऑपोजिट लिखनी है, यानी कि उसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, लिथियम, बेरियम, सबके पास 2-2 शेल्स हैं, ऑल हैव 2 शेल्स। तो इसके हिसाब से तो आपके पास साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि 2 ही शेल्स है सबके अंदर। ऐसे ही थर्ड ग्रुप में भी सबके पास 3 शेल्स है, तो इनका साइज भी सेम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आप एग्जांपल से समझोगे। जैसे रैंडमली मैं उठाता हूँ एग्जांपल, मैं सोडियम को उठाता हूँ, सोडियम उठा रहा हूँ, ठीक है, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर बात करता हूँ, चलो सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, इसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 14 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं मान लो सीधा क्लोरीन में पहुंच जाता हूँ, 17 प्रोटॉन है। ऐसे रैंडमली मैंने 3 एलिमेंट्स उठा लिए हैं सिर्फ थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड में क्यों है, क्योंकि 281, 284 और 287 तीनों के पास 3-3 ही शेल्स हैं, इसलिए। बट साइज में कैसे फर्क, अब 11 प्रोटॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 11 प्रोटॉन। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा, 14 प्रोटॉन्स वाला है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, क्लोरीन है। क्यों, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ये इनको कौन अट्रैक्ट करके रखता होता है, आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या आपके प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं,
जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन्स होते हैं। तो 11 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन, तो किसकी पावर ज्यादा है? इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो जितने प्रोटॉन्स है वैसे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खींचने होते हैं, बट साइज क्या है सब में, मतलब कि एरिया उतना ही सब में। आपके पास क्या है, यहाँ पे सब में 3-3 शेल है, तो 11 प्रोटॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? 14 प्रोटॉन वाला है। 14 प्रोटॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन? 17 प्रोटॉन। तो ये 17 प्रोटॉन वाला का जो न्यूक्लियस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जिससे इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा होगा, ठीक है। इसका साइज क्या होगा? थोड़ा इससे बड़ा होगा, और इसका साइज इससे भी बड़ा होगा, इस तरह से कह सकते हैं। तो इधर को जैसे मैं देख रहा हूं, तो साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जाएगा, तो साइज आपका इट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रोटॉन की जो सेंटर की पावर है, सेंटर वाला जो बैठा हुआ है, उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हो। तो उसका काम क्या होगा? जब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो अपने साथ में जितने भी साउंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना ही साइज क्या हो जाएगा? फिर वो छोटा हो जाएगा, इस तरह से। तो मैं अगर बोलूंगा तो अलोंग द पीरियड क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा। तो सोडियम से बड़ा कौन है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बड़ा एल्यूमिनियम, सल्फर। ये आपने बस हाइड्रोजन तक की बात करनी है, नोबल गैसेज को हम इस रूल में नहीं लेते, ठीक है, ना ही आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको रैंडमली आपको इसमें आएगा। इसी तरह से सेकंड पीरियड में भी आपने बात करना है, लिथियम, बेरिलियम, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो साइज क्या होता है? कम होता है, और डाउन द ग्रुप अगर हम बोलते हैं तो साइज हमारा बढ़ता है। ये ध्यान रखना है। डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं आपके, ठीक है। और अलोंग द पीरियड साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि आप क्या बढ़ा रहे हो? न्यूक्लियर चार्ज। तो आपने ये रीजन लिखना है। ये वाला जो मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस तभी बढ़ेगा जब शेल्स आपके सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहने चाहिए, सब में शेल्स सेम है, तभी ये वाला आपने फैक्टर डालना है। क्योंकि प्रोटॉन्स तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं, जैसे 11 प्रोटॉन्स है, 19 प्रोटॉन्स है, बट यहाँ पे आपने 3 से सीधा 4 शेल बना दिया, तो वहां पे प्रोटॉन्स कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आपने पूरा दायरा ही बढ़ा दिया, ठीक है, आपने एक लेवल बढ़ा दिया। तो जब लेवल बढ़ जाता है तो साइज बढ़ जाएगा। बट अगर आपने लेवल सेम रखा है, बट सेंटर वाले प्रोटॉन्स की पावर जो आप बढ़ाते जा रहे हो, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और उसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कभी भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमेशा एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब शेल्स बढ़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा? यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है और अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? कम होता है। तो रैंडमली अगर मैं कोई एलिमेंट्स लिखता हूँ, कि जैसे मान लो मैं लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा कि कार्बन, ठीक है, बेरिलियम, है ना, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? इस हिसाब से आप देख सकते हो बेरिलियम है, सबसे पहले बेरिलियम आता है, ठीक है। तो बेरिलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। उसके बाद इसका 9 होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना होता है? 6। तो जिसका सबसे कम है वो सबसे छोटा क्या कहते हैं? बड़ा होगा, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, साइज छोटा कर लेगा। उसके बाद 4 के बाद किसका आएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 7, यानी कि कार्बन आया। कार्बन के बाद क्या जाएगा आपका? यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद जाएगा फ्लोरीन। तो इधर को साइज क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सबसे छोटा साइज इसका हो, और सबसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता है एटॉमिक साइज में, तो आपका फिर ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और बेरिलियम हो जाएगा, इस तरह से। तो ऐसे भी आप ग्रेटर देन का साइज भी लगा सकते हो, बट आप कॉमा लगा दो वहां पे जो पूछा उसके हिसाब से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तो मैंने एक मिनट में पूछ लिया, हो सकता है वो आपको अलग अलग में भी पूछ सकता है, तो मैंने अलग अलग में पहले बता दिया। अगर जैसे कार्बन, फॉस्फोरस और ब्रोमीन पूछना है तो कार्बन सबसे छोटा है, फॉस्फोरस बड़ा है क्योंकि उसमें 3 शेल है, और ब्रोमीन में 4 शेल है, तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो आपको एटॉमिक साइज एकदम अच्छे से पता लग गया होगा, ठीक है। अब आपको मतलब कि अब आपको रीजनिंग मतलब आराम से पता लग जाएगी, क्योंकि अगर आपको साइज लार्ज और स्मॉल पता है तो ये चीज भी आराम से, और बाकी मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आराम से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो कभी भी कोई भी रीजन देना है आपने, तो आपने जरूर देखना है कि उसका साइज लार्ज है या स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि साइज के ऊपर ही उसकी रिएक्टिविटी को फर्क पड़ता है। हम बता सकते हैं वो मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। तो मैंने आपको एटॉमिक साइज का रीजन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या आता है? हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल आता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह लो या आयोनाइजेशन एनर्जी कह लो, ठीक है। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी आप इसकी याद कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन इसकी बहुत बार स्टेटमेंट में पूछा गया है इसी में। तो इसका सीधी सीधी डेफिनेशन होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इन ए गैसियस एटम और ए न्यूट्रल एटम। तो कोई भी एटम है, मान लो एक मैंने बड़ा साइज का एटम बना दिया, एक मैंने एटम बना दिया स्मॉल साइज का, ठीक है, इस तरह से। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, जो मतलब बाहर में प्रेजेंट है वो वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो अमाउंट जो, अब ये इस दिक्कत क्या इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ, यहाँ भी न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया। तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है?
लार्ज साइज एटम है कि स्मॉल साइज एटम है, ठीक है। तो लार्ज साइज एटम की जो अट्रैक्शन वो कम है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पड़ा हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे हाई कह सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज हाई। तो मैंने क्या बोला था, अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो एटॉमिक साइज छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हाई है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लेस है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से इजी रहेगा, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन कम है इसलिए दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव, तो आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी इसको निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, लो होगी। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हुआ क्योंकि बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है, तो यहां मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो हाई होगी। तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी लो होगी। और यहाँ पे स्मॉल साइज के लिए जो आयनेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, हाई होगी। अब आपको ये तो पढ़ा ना कि साइज कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब ग्रुप 1 में देखोगे तो मैंने पहले बताया था कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसलिए डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, वो आपकी डिक्रीज कर रही है, साइज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव, न्यूक्लियर चार्ज कम होते जा रहा है इसलिए। तो अलोंग द पीरियड हम आंसर क्या देंगे, अलोंग द पीरियड। तो मैंने बोला वो उल्टा देना, तो ये आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए अब मुझे यहाँ पे आई नीड मोर एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई एनर्जी एंथैल्पी विल बी हाई। तो यहाँ पे एनर्जी एंथैल्पी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसे ही कोई 4-5 एलिमेंट पूछ लेगा, जैसे कि मान लो कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन में से क्लोरीन की एनर्जी एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, मतलब जो राइट में है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट में वाले की जो एनर्जी एंथैल्पी वो ज्यादा होगी। कई बार वो क्या बोलेगा कि हाँ जी बी एलिमेंट है, उसके राइट में ए एलिमेंट है, तो उसका बताओ जी एनर्जी एंथैल्पी कम है या ज्यादा है, तो उसके वाले की तो एनर्जी एंथैल्पी हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि इधर वाले का साइज छोटा होता है, इधर वाले का साइज बड़ा होता है। अगर ऊपर नीचे पूछ रहा है, शेल्स में बात करो, तो नीचे वाले की जो आयनेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, ऊपर वाले की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो पूरे टेबल के अंदर आप इसको समझ के समझो कि नीचे की तरफ आपको बड़े साइज मिल रहे हैं, इधर की साइज आपको क्या मिल रहे हैं, छोटे मिल रहे हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की जो है आयनेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, नीचे वालों की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, क्योंकि नीचे वालों का साइज बड़ा होता है, ठीक है, अलोंग द पीरियड साइज कम होता है। इस तरह से आप इसको में दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, कटायन और अनायन का क्वेश्चन पूछा जाता है, कटायन और अनायन का पूछते हैं, ठीक है। कटायन क्या होता है, कटायन कैसे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सोडियम, बड़ा फेमस कटायन है ये सोडियम। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक काउंट क्या बोलते हैं, 281, ठीक है। तो देखो इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ही लूज और गेन हो सकते हैं, प्रोटॉन तो फिक्स होता है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे ही मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनाएगा, ये Na पॉजिटिव बनाएगा। अब इसके पास क्या है, इसकी हालत है, अब इसके पास 11 प्रोटॉन ही है, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। तो आप सीधा सीधा देखो 11 प्रोटॉन्स 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा न्यूक्लियस की पावर कहाँ पे है, कम इलेक्ट्रॉन को खींचने में, क्योंकि यहाँ इसको कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ा, यहाँ पे 11 को 11 अट्रैक्ट करने पड़ रहा है। तो Na पॉजिटिव का जो मैं बोलूंगा न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं इसको, दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। तो कटायन जो होते हैं, कटायन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं। तो मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ज्यादा हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आप बढ़ाओगे, जैसे मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 तक आप कितने शेल तक जा रहे हो, 2 ही शेल तक जा रहे हो। जैसे आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आपको 3 शेल हो गए, साइज बढ़ जाएगा मतलब। तो यहाँ पे ये भी चीज देख सकते हो। तो मेन आपको न्यूक्लियर चार्ज के लिए जाना है, पहले तो मेन रीजन आपका न्यूक्लियर चार्ज बताना है कि वी हैव 11 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेस इलेक्ट्रॉन्स है तो इजीली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या यहाँ पे लो है। तो बताओ मुझे साइज किसका छोटा होगा, जहां पे न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो आपने यही देखना है कि कटायन ऑलवेज हैज स्मॉलर साइज देन इट्स पेरेंट एटम, जिससे बना हुआ है, बिकॉज इट हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। ये रीजन हो गया। एक रीजन हम अनायन के लिए भी करेंगे। दूसरा रीजन आप इसमें क्या देख सकते हो, एक तो चलो न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ये जनरली कटायन में चल जाता है, या अनायन में रीजन नहीं चलता। इसमें क्या है कि आप देखो सोडियम में कितने शेल्स हैं, 1 2 3 KLM 3 शेल्स हैं, और यहाँ कितने शेल्स हैं आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2 और 8। तो कितने शेल्स है, 2 शेल्स हैं, तो इसका एक शेल भी कम हो गया, इसलिए इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो उसके बाद 2 ही शेल्स रह जाते हैं, इसलिए भी इसका साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज होता है। ये सेकेंडरी रीजन देना है आपने, ठीक है। उसके बाद हम एक लेते हैं अनाइन की बात, ठीक है। अनाइन क्या होता है, तो अनाइन मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जब एड अप होते हैं तो साइज बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे Cl के लिए, क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बोलता है, 287 बोलता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 288, 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन होंगे इस क्लोरीन में। बस Cl नेगेटिव में क्या प्रोटॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन हमने एक एक्स्ट्रा दे दिया तो 18 क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज नॉर्मल है, इक्वल है कह सकते हो। यहाँ पे बट क्या होगा, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया कि भाई अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिस करके इसका ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज करके मतलब इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा, तो वो फैले रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अनाइन का सेल क्या होता है, अनाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होगा फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। रीजन क्या है, effective nuclear charge decreases. Why effective nuclear charge decreases? Because extra electron is added now. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, प्रोटॉन तो उतना ही है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया और अनाइन का साइज क्या होगा, लार्ज हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कटाइन और अनाइन का भी बता दिया, इससे आपको आइडिया लग गया, ठीक है, कि कहाँ पे हमारे पास साइज कम होगा और कहाँ पे साइज हमारे पास लार्ज होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। तो और चीजें मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, जो आपको पता है, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये मतलब मेटल्स हैं। मेटल्स क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो ये आराम से लूज करते हैं, ले जाओ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, मेटल की प्रॉपर्टी ही यही होती है। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है मेटल्स की, खासकर मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वही नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो कभी भी नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो तो उल्टा चाहिए होता है। जैसे इसकी -1 वैलेंसी है, 287 होती है, तो 7 वाले को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 288 हो जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। नॉन मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। रीजन वही है क्योंकि अलोंग द पीरियड उनका साइज छोटा रहा है, इधर को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी क्योंकि साइज इधर को छोटे हो रहे हैं। वो रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इधर मेटल्स होते हैं, इस साइड क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। और क्या चीज रहेगी, नोबल गैसेस पे क्वेश्चन पूछता है कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो ये स्टेबल होते हैं, जैसे आपको पता है नोबल गैसेस क्या, जिनके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, हीलियम डुप्लेट फॉलो करता है, बाकी ऑक्टेट फॉलो करते हैं, तो ये नोबल गैस है। तो नोबल गैस का मतलब ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, फुलफिल्ड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो इनसे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट्स व्हाई इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो नोबल गैसेस की होती है, अगर आप पूरे ग्रुप में पूछेंगे। उसके बाद 17 ग्रुप की होती है, फिर 16 ऐसे कम होता जाएगा। सबसे कम किसकी है, ग्रुप 1 की होती है। अब मैं बोलूँ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो वो होगा आपका जो सबसे छोटा होगा, वो है आपका हीलियम होगा, ठीक है, नोबल गैस हीलियम, इस तरह से। और सबसे कम किसकी है, तो वो ग्रुप 1 में फ्रांसियम की, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, आराम से इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा साइज का भी है, ठीक है। फ्रांसियम नहीं है तो आपने सीजियम को आंसर दे देना है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए। तो ये हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी टॉपिक हो गया यहाँ पे, ठीक है, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड। इसके बाद आप कुछ बोर्ड क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इजी लगेगा, आप करके देखना तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एटम है, ठीक है, आपके पास चाहे एक बड़ा साइज का एटम है, वही स्मॉल साइज का एटम है, चाहे इसको इलेक्ट्रॉन हमें देना है, ठीक है, वी हैव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू देम, इलेक्ट्रॉन देना है इसको हमने। तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वी हैव टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू द एटम। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने इस न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करानी है। तो जब भी कोई न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब डेवलप होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो डेफिनेशन में भी इसमें यही लिखा हुआ है कि एनर्जी विल रिलीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय द गैसियस एटम और अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्सेप्ट होता है ये। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा उसके ऊपर। अब हम वही बात होगी कि लार्ज साइज में इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकते हैं या स्मॉल साइज में। तो आप खुद सोचो, बड़ा साइज है तो ये इसकी जो न्यूक्लियस की जो पावर होगी वो कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो लेस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हाई होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर हाई होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लो होगी।
इस तरह से। तो बड़े साइज वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर पाता। यहाँ पे जो है इससे ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, क्यों साइज बढ़ता है, क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस ग्रुप की होती है, तो वो 17 ग्रुप की होती है। 18 तो पहले ही फुल है, वो तो चाहेगा नहीं उसको इलेक्ट्रॉन लेना क्योंकि वो नोबल गैस है, स्टेबल है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। ग्रुप 1 की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है क्योंकि वो तो उल्टा इलेक्ट्रॉन को लूज करता होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लेकर मैं बात करूं हाई किसकी होती है, तो वो 17 ग्रुप में होती है। नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मैं ग्रुप में क्या बोलूंगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और पीरियड में क्या हो जाएगा, फिर वो ऑपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, अलोंग द पीरियड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो जैसे मैंने बोला ग्रुप तो आपको पता है 17 ग्रुप है, तो 17 ग्रुप में से भी तो किसी की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा होगी तो आंसर में होगा जिसका सबसे छोटा साइज होगा। तो छोटे साइज में तो फ्लोरीन होगा, बस यही पे गेम हो जाएगी। फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। इसके जो 9 वैलेंस, जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके सराउंडिंग में तो चलो है ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा साइज होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करने लगते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल कर रहा है, तो मतलब अपने आप में ही बिजी है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं इसको। तो इट शो, ठीक है, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक वैसे ज्यादा बेटर रहेगा, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा मतलब विदिंदा होता है कि अपने ही इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन हो, तो इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करके इसका क्या होता है कि अपने आप में बिजी होता है। अगर मैं इसको बोलूंगा कि बाहर से भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये कहेगा यार मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन से बड़ा दुखी हूँ, बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या ही लूंगा मैं। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो वो कम हो जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, वो क्लोरीन की होती है। उस क्लोरीन के बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है, मतलब कि उससे कम। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद मतलब फ्लोरीन का आएगा, फिर ब्रोमीन का आएगा, फिर उसके बाद आयोडीन का होगा, कम होती जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, उससे 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 कम किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, उससे कम किसकी होगी, ब्रोमीन की, उससे कम किसकी होगी, आयोडीन की। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। तो नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो काफी हाई होती है, ठीक है, इसलिए अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी यहाँ पे हाई हो रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी डिक्रीज करती है। मेटल्स को तो कभी इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, नेगेटिव में वैलेंसी होती है उनकी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते अगर रैंडमली वैसे कोई अरेंज करने को बोलता है, जैसे बोलता है कि बोरोन, ठीक है, मालूम मैं लिखता हूँ कुछ एलिमेंट्स वैसे लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन आ गया आपको भाई कि चलो इनको अरेंज कर दो, ठीक है, लिख देता हूँ थोड़ी, इनको मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से लिख दो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। तो जब भी आपको कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले आपको जरूर देख लेना है कि भाई सेम शेल में पूछना है या अलग अलग पीरियड में पूछ रहे हैं। तो अब जैसे सोडियम आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंट 281 होता है, उसमें 3 नंबर ऑफ शेल्स हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो इसमें कितने शेल्स होते हैं, 2 ही शेल्स होते हैं। क्लोरीन के कितने शेल्स होते हैं, 3 शेल्स होते हैं। और आयोडीन तो बिल्कुल नीचे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कितने शेल्स होते हैं, 5 शेल्स होते हैं। तो सबसे बड़ा तो आयोडीन ही होगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा तो आयोडीन ही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इसमें सबसे ज्यादा होगा। चलो अब यहाँ पे, चलो अगर मैं साइज के हिसाब से बोलूँ तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, उससे कम किसका है, क्लोरीन का है, उससे कम किसका है। अब यहाँ पे बोरोन और सोडियम में देखो 3 शेल्स हैं इसमें, तो ये सोडियम आ गया, उससे सबसे कम कौन है, बोरोन होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है, आयोडीन का। तो आयोडीन वैसे तो चलो नोबल गैस है, पर साइज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। तो इस साइड को हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी इस साइड को, ठीक है, क्योंकि अब साइज का फर्क पड़ गया है। तो साइज जो बड़ा होगा उसके हिसाब से तो होगा ही होगा। अगर सेम ग्रुप में पूछेगा, सेम पीरियड में पूछेगा, तब हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। अगर जैसे मैं रैंडमली कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, लिथियम ले लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेता हूँ, कार्बन ले लेता हूँ और फ्लोरीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इन चारों में से अगर मैं बोलूँ कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन
आपको पता है फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन की जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, कार्बन का कि नाइट्रोजन का, फिर आएगा नाइट्रोजन का, फिर आएगा कार्बन का, फिर आएगा लिथियम का। तो इधर को साइज डिक्रीज कर रहा है, इधर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। बाकी आप बोर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, अब हमने चलना है नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, बट ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये ध्यान रखना। वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, ये डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि हमने कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है, मतलब ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, ऐसे होता है। तो एग्जांपल इसमें बड़ी फेमस है, जैसे एक HCl फेमस है इसमें, ठीक है। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ये अपनी तरफ रख लेगा, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इससे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल एटम की बात नहीं करता, ये मतलब कोई कंपाउंड की बात करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम सिंगल एटम की बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज वगैरह नहीं होती, ये डिफरेंस हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, जैसे वहां पे तो हम इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे Cl को पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब पूरी तरह से उसने अट्रैक्ट नहीं किया, पार्शियली अट्रैक्ट किया है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। इससे क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलैरिटी, ठीक है, वो पोलर बन जाता है, ये पोलैरिटी डेवलप होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बाकी पोलैरिटी वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी बात आपको बड़े साइज और स्मॉल साइज की बात करनी है, लार्ज साइज आइटम, स्मॉल साइज आइटम। तो स्मॉल साइज आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या लार्ज साइज की, तो लार्ज साइज वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर नहीं सकता ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो क्या होगी, लेस होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो क्या होगी, हाई होगी। तो वही बात होगी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी सेम ही केस है, बट बस आपको ये ध्यान रखना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात की जाती है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो फ्लोरीन ही है, क्योंकि ये अब ये बॉन्ड बना चुका है, तो हम ये इंडिविजुअल की नहीं बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की थी, और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, ये ध्यान रखना है आपने। डाउन द ग्रुप वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही हो रहा है जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है। तो नेगेटिव जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो यही तो है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। और मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, हमारा फ्लोरीन है। तो वही चीज आपको देख लेनी है कि भाई सबसे छोटा साइज किसका, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अगर सेम पीरियड में बात कर रहा है। और अगर अलग अलग पीरियड में पूछ रहे, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो इधर को साइज कम हो रहा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। कार्बन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का अगर मुझे ऑर्डर बनाना, तो इधर को क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, इधर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इधर को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। अब हमारे ऑलमोस्ट सारे जो है कॉन्सेप्ट हो गए, तो आपने डेफिनेशन जरूर याद कर लेनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और आयोनाइजेशन एफिनिटी की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक साइज किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किया, उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किया, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से सेम है, बट इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसमें मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट करते हैं। अब लास्ट में जो हमने करना है वो करना है हमने मेटालिक, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर करना। तो मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसी को हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटल कौन लूज कर सकता है, स्मॉल साइज वाला लूज कर सकता है कि लार्ज साइज वाला लूज कर सकता है। अब लूज करना है हमने, ठीक है, लूज करना है मतलब उसके बाद इलेक्ट्रॉन है लूज करना है। तो ये बात तो पता ही है कि न्यूक्लियर चार्ज, इसमें न्यूक्लियर जो लार्ज साइज में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लो होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर लो होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लूज, तो ये ज्यादा अच्छा मेटल है। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना अच्छा मेटल है। यानी कि लार्ज साइज के लिए अगर किसी का लार्ज साइज है तो वो उसका मेटालिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होगा, वो हाईली क्या होगा, रिएक्टिव होगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो आपको पता है कि ये वाले जो है आपके ग्रुप 1 वाले जो मेटल्स क्यों, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। अलोंग द पीरियड क्या होता है, डाउन द ग्रुप पहले क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो मैं बोलूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको पता पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इसके 4 शेल्स हैं, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू लिथियम।
अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, तो साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पे नॉन मेटल्स आ गए, उल्टा धीरे धीरे लूज करते करते ये क्या करने लगते हैं, ऊपर से गेन करने लग जाते हैं, तो उनका उनका जो मेटालिक कैरेक्टर वो डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है यहाँ पे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता ही है ये गैसेज, ये हैलोजेंस, ये सब नॉन मेटल है, इधर आपके मेटल्स हैं। तो मेटल्स डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। नॉन मेटल मतलब क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। तो बात वही होगी, नॉन मेटल है तो साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए बस। और स्मॉल साइज किधर होता है, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, इसलिए मेटल आपको ज्यादा अच्छे मिलेंगे नीचे की तरफ, और इधर आपको नॉन मेटल ज्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से आप जो है सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। मेटल नॉन मेटल का कैरेक्टर भी हमारा यहाँ पे हो गया। नॉन मेटालिक कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी बोलते होते हैं, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल केसेस के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर आपको किसी का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रुप में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो उससे क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, यहाँ पे लो हो जाती है, ठीक है। और अगर साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो वो एक अच्छा मेटल भी होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी लो हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इजिली लूज कर देता है, और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी उसका क्या होगा, लो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर भी उसका क्या होगा, लो होगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर मैंने बता दिया कि वो मेटल अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और मेटालिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। वही अगर एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज कर रहा है, जो कि अलोंग द पीरियड की बात होती है, तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगा, और वो नॉन मेटल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो मतलब चीजें हमारी हो चुकी हैं। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैंने बता दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इधर को बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू।